वी हैव सिग्निफिकेंट, और ओवर सब्सक्रिप्शन ही शायद एक सिग्निफिकेंट वेरिएबल आ रहा है, एंड वी नो दैट इट्स द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द अंडर प्राइसिंग। सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होगी, सब्सक्रिप्शन ज्यादा होती है, अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है। सो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर प्राइसिंग हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। बिल्कुल ऐसे ही है इसलिए, और ओवर सब्सक्रिप्शन का बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफर प्राइस कम होती है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर बाकी रिलेशन देखना चाहते हैं तो पीआईपीएच का मैंने कहा था पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन आ रहा है। लिस्टिंग डिले का पॉजिटिव साइन होता है। ऑफर प्राइस कम होती है तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होती है, दो इज नॉट सिग्निफिकेंट। एज का रिलेशनशिप सही नहीं आ रहा है, एज ज्यादा होती है तो अंडर प्राइसिंग कम होती है यहाँ। ऑफर साइज भी मैंने कहा था कि ऑफर साइज जब ज्यादा होता है तो अंडर प्राइसिंग कम होती है। सो दीज आर टू आउटपुट दैट वी हैव which though they are not significant but they have inverse relationship. Return on asset भी इनवर्स आ रहा है जो कि नेगेटिव आना चाहिए। पाकिस्तान के केस में शायद ये अजीब सा होता है, लेकिन इट शुड बी नेगेटिव बिकॉज रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा होगा तो रिस्क कम होगा कि द कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। सो रिटर्न ऑन एसेट ज्यादा है इसलिए ज्यादा होगा, इट शोज रिस्कीनेस कि रिटर्न नहीं होगा आगे फ्यूचर में, तो रिस्क की वजह से रिटर्न कम होगा। सो रिटर्न ऑन एसेट शुड बी नेगेटिवली एसोसिएटेड विद अंडर प्राइसिंग। सर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट अंडर प्राइसिंग है, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एक ही होता है, ओके, डिपेंडेंट हमेशा एक ही होता है। और अगर आप कहते हैं कि डिपेंडेंट एक से ज्यादा होने चाहिए तो हाँ होते हैं डिपेंडेंट, आपको क्वेश्चन हो सकता है कहीं। इसके लिए हम मनोवा लगाते हैं। अनोवा तो सुना होगा आपने? यस सर, अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा नहीं मैं कह रहा, मनोवा। तो मनोवा लगाया जाता है जी। मल्टीवेरिएंस। जी, तो वो उसके लिए लगाया जाता है, उसमें एक से ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, आप जो करेंगे आगे फाइनेंस के अंदर, वो एक ही डिपेंडेंट होता है उसमें। Okay, sir. So underpricing is actually causing number of factors, but the result shows that we may have only one variable that is significant. In case of underpricing, it all depends upon के data सही नहीं है या कुछ भी मसला हो सकता है। So let's move on to check that whether our data is having some kind of hetero or not. तो इसको मैं देख लेता हूँ, इसको देखता हूँ। जी जी हाँ ये बात है, ठीक है ठीक है, मैं बता। अच्छा जी, वैसे तो कोफिशिएंट कहते हैं कि कोफिशिएंट 1 से कम ही होता है, ये कोफिशिएंट बहुत बड़ा हो गया थी 5% से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0.38 हो जाएगा, ये 0.02 हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा, 0.03 हो जाएगा, ये डाटा खुद ही 0.42 0.20 एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं वैसे बताना चाहता हूँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये कहना चाह रहा है कि अगर पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग जो है 1% अगर बढ़ेगा, इट लीड टू चेंज ऑफ अंडर प्राइसिंग बाय 100%। यानी 1% अगर चेंज, यहाँ सॉरी 1% अगर चेंज आ रही है पोस्ट इशू प्रमोटर होल्डिंग में, तो इट एक्चुअली काज द अंडर प्राइसिंग ऑफ 38%। 1% चेंज इन PIPH लीड टू इंक्रीज इन अंडर प्राइसिंग बाय 38%। ये बताता है, ये इसका बता रहा है, इस वेरिएबल का इसके साथ रिलेशनशिप बता रहा है। और हम हमेशा कोफिशिएंट को ही रिपोर्ट करते हैं और कोफिशिएंट से ही हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर जितना बड़ा होगा उतना रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट होगा, जितना स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा उतना रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। वी कैन सी क्लियरली कि अगर स्टैंडर्ड एरर छोटा है तो रिजल्ट सिग्निफिकेंट, लेकिन स्टैंडर्ड एरर बहुत बड़ा है तो रिजल्ट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो ये टी की वैल्यू बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि टी 1.65 से बड़ा होता है तो वो 10% बनता है, 1.96 से बड़ा हो जाएगा तो वो 5% होगा। इसके अलावा अगर ये वैल्यू 2.6 2.7 आ रही है, देन योर रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट एट 1%। तो ये बताता है जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतने रिजल्ट सिग्निफिकेंट होंगे, जितनी छोटी वैल्यू है जिसकी वजह से पी वैल्यू खत्म हो जाती है, यही मैंने कहा था, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ये सिग्निफिकेंस पीटी इज शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। तो ये सिग्निफिकेंस बता रहा है इसकी, ये पी वैल्यू बता रहा है। पी वैल्यू इज पी इज शोइंग अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी बता रहा है, टी वैल्यू की प्रोबेबिलिटीज बता रहा है। और ये बता रहा है कि 95% ये जो आपके पास इंटरवल है ये रेंज करती है वैल्यू, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रेंज कर रही है।
तो ये बता रहा है इसकी कांस्टेंट रेंज कर रही है, ये जो इस रिग्रेशन के रिजल्ट के अंदर विद इन द रिग्रेशन दिस पीएच इज रेंजिंग बिटवीन 109 एंड -31, तो ये बताता है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। जी जी। सर ये टी वैल्यू हमें एक्चुअली क्या बताती है, लाइक इस सारे रिजल्ट में? टी वैल्यू बताएगी जी उसकी सिग्निफिकेंस, उस वेरिएबल की इंपॉर्टेंस बताएगी, टी ही बताएगा। सर कौन सी वेरिएबल की, लाइक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? देखिए डिपेंडेंट को तो आपने कैद कर दिया है, डिपेंडेंट को राइट। आपने फिक्स कर दिया है। राइट। नाउ वी आर चेकिंग द रिलेशनशिप विद, इसका मतलब होता है, देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी तो अंडर प्राइसिंग चेंज होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डिपेंड कर रहा है, अंडर प्राइसिंग इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, पीआईपीएस, सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग डिले, यानी लिस्टिंग डिले ज्यादा होगी तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होगी, पीआईपीएस ज्यादा होगी तो अंडर प्राइसिंग ज्यादा होगी। ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है। ऑफर सर टी प्राइस वैल्यू हमें सिग्निफिकेंस बता रहा है वेरिएबल की। जी इस वेरिएबल की सिग्निफिकेंस बता रहा है, ये बता रहा है, सर देखिए पॉइंट। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज जो है ना, ये मैं आपको अपने गेस से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये 1.65 से शुरू होती है, 1.65 से लेके 1.96 तक जो वैल्यू होती है वो 10% पर सिग्निफिकेंट होती है। फिर 1.95 से लेके 2.33 तक वैल्यू 10% 5% पर सिग्निफिकेंट होती है, मोर देन 2.33 जो है वो 10% पर सिग्निफिकेंट 1% पर सिग्निफिकेंट होती है। सर दोबारा बता, ये रेंज जो है वो बनती है 1.65 से लेके 1.96 तक। अगर वैल्यू टी की फॉल करती है इन बिटवीन 1.95 to 1.65, then your results are significant at 10%। लेकिन अगर टी की वैल्यू रेंज करती है 1.96 से लेके 2.33 या 2.34 तक, your results are significant at 5%। And if the value is more than 2.33%, then your results are significant at 1%। यानी t जो p की वैल्यू है वो 0.00 होगी सब में। लेकिन ये इट ऑल डिपेंड्स, मैं ये जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, ये ऐसा ही होती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सैंपल साइज। अगर सैंपल बहुत बड़ा हो जाएगा तो टी शायद 1.7 से शुरू होगा और वो 1.7 से शुरू होकर 2 तक चला जाएगा। सैंपल बहुत बड़ा होगा तो 2 से 5%, 2 पॉइंट से शुरू होकर 2.6 पे चला जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी साइज ऑफ द सैंपल, बट जनरली स्पीकिंग जो छोटा सैंपल होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। छोटे सैंपल में जो होगा 20, 30, 40 का, उसमें जो जी की टी की वैल्यू रेंज करती है वो मैंने आपको बता दी, 1.65, 1.96 एंड 2.33। तो ये मेरे पास वैल्यूज आती हैं। एंड इस सारे रिजल्ट के अंदर जो रिजल्ट मैं रिपोर्ट करूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोफिशिएंट एंड टी वैल्यू एंड द पी वैल्यू। मुझे टी वैल्यू और पी वैल्यू रिपोर्ट करना पड़ती है, या फिर ये कोफिशिएंट, तीन चीजें रिपोर्ट करता हूँ। कोफिशिएंट रिपोर्ट करता हूँ, टी एंड पी वैल्यू, टी में से टी को रिपोर्ट करें या पी करें, दोनों में से करना पड़ता है। एंड देन वी कैन इंटरप्रेट बिटवीन द अंडरप्राइसिंग एंड पीआईपीएच। इस तरह हर वेरिएबल को हम रिलेट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंटली जो वेरिएबल सिग्निफिकेंट होते हैं उन्हीं की एक्सप्लेनेशन की जाती है, उन्हीं को थ्योरी से मैच किया जाता है। लेकिन जो वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट होते हैं वो थ्योरी वहां होल्ड नहीं कर रही होती, एंड वी डोंट वांट टू इंटरप्रेट इन डिटेल, वी आर जस्ट सेइंग दैट both the variables are insignificant। Now move on to the जी जी बिल्कुल। देखिए जहाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो ये बता रहा है कि 1% चेंज इन ऑफर प्राइस लीड टू डिक्रीज इन 3% इन अंडर प्राइसिंग। ठीक है, ठीक है। ऑफर प्राइस आप ये करें, है तो वो इनसे कोफिशिएंट जो
वही आपका, जी मैं समझ बात आपकी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बात समझ आई है, लेकिन फिर भी चलें। जो कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो टी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। आप ये तो नहीं कहना चाह रहे अगर टी का मैं पी लेता हूँ तो वो माइनस नहीं होती, यही बात कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, if the value of t is insignificant, then the value of the coefficient has no meaning. Then the value of coefficient is zero. हाँ, बाकी जो भी हो। जी, इसीलिए मैंने कहा कि जब वो इनसिग्निफिकेंट होता है तो हम सिंपल लिखते हैं बोथ द वेरिएबल्स हैव एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, उनको एक्सप्लेन नहीं करते इसलिए कि दे डोंट हैव एनी रिलेशन। तो रिलेशन ही नहीं है तो एक्सप्लेन क्या करूं? So if t is negative, if t is insignificant, then we cannot interpret the dependent independent variable because the coefficient of the independent variable has no meaning. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? ठीक है। बिल्कुल, जितना मैंने कहा कि रिटर्न आपका, जब आप रिटर्न लेते हैं उसकी टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन रिटर्न तो आ रहा होता है लेकिन टी वैल्यू इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। देन द पर्टिकुलर रिटर्न इज हैविंग जीरो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू जीरो है। नाउ वी कैन टेस्ट दी हेट्रो। सबसे पहले मैंने हेट्रो टेस्ट करना है, इसका प्लीज आप कमांड लिखेंगे और ये कमांड आपको फिर आ जाएंगी, इन कमांड को लिखें। सर ये 95% कॉन्फिडेंस की सारी वैल्यूज नेगेटिव में क्यों हैं? ये रेंज बता रहा है बेसिकली ना, ये दोनों साइडों की रेंज बता रहा है, 5% और 95% दोनों की वैल्यू बता रहा है। ठीक है, ये दोनों दोनों की वैल्यू बता रहा है जो रेंज कर रही है 5% से लेके, सिर्फ डाटा के अंदर, जो डाटा नहीं है डाटा के अंदर जो उसने रन किया है, उस रन करने के दौरान रिग्रेशन में जो वैल्यूज उसके दरमियान डिस्पर्शन आया 5% और 95%। एक 5% है माइनस वाली, यानी एक साइड पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये उसको रेफर कर। ओके। But we cannot report these values. And we are not concerned with these values. We are more concerned with t and the coefficient values in the regression. So now we are trying to test that how we can find out the hetero. How to test, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ, how to test heteroscedasticity. मैं कैसे ये टेस्ट करना है इसको देखते हैं। इसकी मैंने कमांड लिखी पहले स्टेट HETTEST, इसको देख लीजिएगा। ये स्टेट ही टेस्ट जो है इट्स जो है हेट्रो वाइट का ये मॉडल है, और वाइट रिग्रेशन बता हेट्रो बताता है, वाइट टेस्ट है सॉरी ना, ब्रुश पैगन है, वाइट टेस्ट मेरे पास दूसरा चले वो भी मैं करता हूँ। ये ब्रुश पैगन टेस्ट है जी, ये ब्रुश पैगन टेस्ट है, ये ब्रुश पैगन टेस्ट है हेट्रो का। और अगर ये वैल्यू 0 0 आ रही है, it means that your data is having the problem of heteroscedasticity। अगर ये वैल्यू 0 0 आ रही है, अगर ये वैल्यू आती 0.15 0.15 0.10 0.90, showing that we actually reject that we have we cannot accept or we can reject that we don't have any kind of hetero। इसमें null hypothesis जो मेरा बन रहा है, ये null दिया हुआ है, constant variance इसका है कि इसमें there is no hetero। But once we can reject it, yes we can reject it, but with zero value आ जाएगी, we can reject it, the data is not having constant variance, there is a problem of heteroscedasticity। तो ये hetero का problem show करता है। ये ब्रुश पैटर्न है जी, अगर आप इसको लगा लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप वाई टेस्ट लगाना चाहते हैं तो उसकी भी कमांड लिख रहा हूँ आपके सामने, IM टेस्ट, ई टेस्ट लिखूंगा तो ये मेरे पास इसकी ब्रुश पैटर्न आना चाहिए। इसकी कमांड मुझे भी याद नहीं आ रही, मेरे को लिखी भी नहीं हुई है, सब नोट्स भी मेरे ऑफिस में पड़े हैं। चले एक ब्रुश पैगन लिख लें, वो मैं आपको बता दूंगा। ये ब्रुश पैगन है और यही हम यूज करते हैं इसको टू टेस्ट द हेटरोस्केडास्टिसिटी, एंड इफ द वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज 0.00, इस p value is significant, showing that this entire data is having a problem of heteroscedasticity। तो यहाँ हेट्रो का प्रॉब्लम आ रहा है,
और इसको रिमूव किया जा सकता है, मैं बताऊंगा बाद में हाउ वी कैन रिमूव, हाउ वी कैन यूज इट, बट सिर्फ हियर वी आर ट्राइंग टू टेस्ट, इसको मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे टेस्ट करना है, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट वी हैव हैड द डाटा। अब मैं जी डर्बन वाटसन टेस्ट लगाना चाहता हूँ। डर्बन वाटसन टेस्ट नहीं लगेगा इसके अंदर, डर्बन वाटसन मैंने लगाना है, टेस्ट लगाना है टू टेस्ट द टू चेक ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैंने अभी तक डाटा को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि डाटा जो है वो टाइम सीरीज, जब तक टाइम सीरीज नहीं बनाऊंगा, क्योंकि सिस्टम में अभी तक टाइम सीरीज की कोई कमांड नहीं थी। टाइम सीरीज को लिखें जी, टाइम ये लिखना होता है, टाइम को सेट किया जा रहा है, ये इसकी कमांड है TSSCT, और जो भी आपने वेरिएबल सेट किया, ये मैंने SNO किया था 1 2 3 SNO, ठीक है। इसको करते हैं, ये भी ना गलत कर दूं, नहीं सही है, ये इसका वेरिएबल किया जिसको मैंने टाइम सीरीज बताया, टाइम वेरिएबल बन गया है, यानी टाइम सीरीज का डाटा रिकॉग्नाइज किया है। अदरवाइज डर्बन वाटसन नहीं हो सकता था। डर्बन वाटसन को बनाने के लिए, चेक करने के लिए से पहले मुझे अपने डाटा को, ये कमांड आप बहुत पहले भी कर सकते थे रिग्रेशन करने से पहले, लेकिन रिग्रेशन के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिग्रेशन जो है वो इटसेल्फ इज अ टाइम सीरीज। और अगर आप उसको पैनल नहीं बनाएंगे, अगर पैनल डाटा है उसको नहीं बनाएंगे, वो टाइम सीरीज ही लेगा। लेकिन बिकॉज वी आर हैविंग सिंपल डाटा एंड द डाटा इज एक्चुअली यूजिंग इट एज अ टाइम सीरीज, तो उसने टाइम सीरीज से ली। तो ये मेरे पास इसका एनालिसिस आता है। Now we can use it, डर्बन वाटसन लगाना चाहता हूँ। तो डर्बन वाटसन टेस्ट जो है वो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1.53, एंड वी नो दैट डर्बन वाटसन जो इसकी वैल्यू है इट शुड बी मोर देन 2, इसकी वैल्यू जो है वो 2 से करीब होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ auto correlation. But once we have a lower value, then we can categorize that our data is also having some problem of auto correlation. So here we actually identify, मैं दोबारा repeat करता हूँ कि if value is close to, if the value of डर्बन वाटसन is close to 2 or more than 2,